मम्मी जी, वो मेरी छोटी बहन का फ़ोन आया था। कह रही थी कि उसका पहला करवा चौथ है, तो मैं उसके साथ मार्केट चलूं। उसे शॉपिंग करनी है, तो क्या मैं जाऊं? आरती अपनी सास शोभा जी से पूछती। तभी शोभा जी ने कहा, हाँ बहू, तुम चली जाओ और यही लो कुछ पैसे। तुम अपने लिए भी एक नई साड़ी लेकर आ जाना। ठीक है मम्मी जी। तभी वहाँ पूजा, आरती की ननंद, आती। पूजा को देखते हुए आरती ने कहा, दीदी आप भी हमारे साथ चलिए ना। आपका भी तो यह पहला करवा चौथ है। आपको भी तो शॉपिंग करनी होगी। मैं अपनी छोटी बहन के साथ जा रही हूँ, आप भी चलिए। और हाँ, हम आपके ससुराल वालों के लिए भी कुछ तोहफे ले लेंगे। सही कहा ना मम्मी जी मैंने? आरती ने अपनी सास से पूछा। तभी शोभा जी कहती, हाँ बेटा, तुम भी चली जाओ। तभी पूजा ने कहा, मम्मी आपको पता है मैं करवा चौथ का व्रत नहीं रखने वाली। और क्यों रखूं मैं करवा चौथ का व्रत? गुस्से में पूजा कहती। तभी आरती कहती, दीदी आप क्या कह रही हैं? शादी के बाद हर औरत अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। हर सुहागन बहुत खुशी से यह व्रत रखती है। और आपका तो यह पहला व्रत है, तो आपको भी जरूर रखना चाहिए। तभी पूजा ने कहा, रखा जाता होगा भाभी, शादी के बाद करवा चौथ का व्रत, लेकिन मैं नहीं रखूंगी। और क्यों रखूं मैं किसी के लिए व्रत, जब किसी को मेरी कोई चिंता ही नहीं। मुझे यहाँ पर आए हुए 10 दिन हो गए। पर मम्मी, आपके दामाद ने एक बार भी फोन करके पूछा मैं कैसी हूँ? और जब मैं जाऊंगी नहीं, तो व्रत रखने का कोई मतलब नहीं रहता। पूजा ने अपनी भाभी की तरफ देखते हुए कहा। तब आरती कहती, दीदी छोटे मोटे झगड़े तो हर पति पत्नी के बीच में होते रहते हैं। इन्हें हमें नज़रअंदाज कर देना चाहिए। इसी में समझदारी है, फिर बाद में परेशानी होती है। और नंदोई जी का फ़ोन नहीं आया तो आप उनसे फ़ोन पर बात कर लीजिए ना। क्या पता वह भी आपकी तरह यही सोच रहे होंगे। 10 दिन हो गए आपको यहाँ आए और आपने उनसे फ़ोन कर कर उनके हाल चाल भी नहीं पूछे। शुरुआत हम करें तो हम छोटे थोड़ी ना हो जाएंगे। तभी पूजा अपनी भाभी से कहती, भाभी मैंने आपसे कोई ज्ञान नहीं मांगा, और आप मुझे ज्ञान ना दें तो ही अच्छा होगा। और समझ रही हूँ मैं आपकी बात है कि आप कहना क्या चाहती हैं। आपको बहुत दुख है ना कि मैं इस घर में आकर रहने लगी हूँ। और आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द मैं अपने लिए कोई किराए का घर देख लूँगी और छोड़कर चली जाऊँगी इस घर को। लेकिन अब उस घर में वापस नहीं जाऊँगी। तभी आरती ने कहा, दीदी आप मेरी बात का गलत मतलब समझ रही हैं। आखिर आपका भी घर ही है, मुझे तकलीफ क्यों होगी? लेकिन सच तो यही है ना कि शादी के बाद एक लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है। और दीदी, जितनी खुश हम ससुराल में रह सकते उतने खुश हम मायके में कभी नहीं हो सकते, क्योंकि ससुराल में हम अपने अधिकार के साथ रहते हैं। तभी पूजा आरती पर चिल्लाते हुए कहती, मैंने इस घर में जन्म लिया है, 4 दिन नहीं हुए आपको इस घर में आए हुए, और आप मुझे शिक्षा दे रही हैं कि मुझे किस घर में रहना चाहिए। अपनी जबान पर लगाम लगा दीजिए। तभी कुसुम जी बीच में बोलती, क्या गलत कह रही है? तेरा घर अब तेरी ससुराल है, तू वहीं पर रहे। मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। कहते हुए पूजा वहां से चली जाती। तभी पूजा की माँ अपनी बहू से कहती, ना जाने क्या होगा इस लड़की का। तब पूजा की भाभी ने कहा, मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, भगवान पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वही कोई चमत्कार जरूर करेंगे। तभी पूजा के पास उसकी जेठानी की बेटी सोनारी का फोन आता है और वही कहती, चाची आप कब आ रहे हैं? देखिए ना, मम्मी को बहुत तेज बुखार है, वह मुझसे बात भी नहीं कर रही हैं। आप जल्दी आ जाइए ना। कहते हुए सोनारी फोन रख देती। और पूजा सोचती, क्या सच में जेठानी जी बीमार हैं, या अब नाटक में बच्ची को भी शामिल कर लिया है? उनकी वजह से ही तो मुझे अपना ससुराल छोड़कर आना पड़ा। उनकी वजह से तो मेरी और राहुल की लड़ाई हुई थी। लेकिन सोनारी की आवाज़ सुनकर लग तो रहा था जैसे जेठानी जी सच में बीमार हो। वही अपनी जेठानी के बारे में सोच रही थी और सोनारी के फ़ोन उसके पास बार बार आ रहे थे। जब पूजा रसोई में चाय बनाती
तब सोनारी का फ़ोन आता और वही पूजा को घर पर आने के लिए कहती। तभी उसकी माँ भी यह सब कुछ सुन लेती और वही पूजा से कहती, कम से कम अब तो तू अपनी ससुराल चली जा। तेरी ससुराल में तेरी जेठानी ने तेरा कितना साथ दिया है। आज तू जिस नौकरी पर इतना घमंड करती है वह नौकरी भी तो अपनी जेठानी की वजह से कर पा रही है। तभी पूजा ने कहती, और मम्मी, यदि आज मैं अपने मायके में हूँ तो अपनी जेठानी की वजह से हूँ, और वह तो सिर्फ नौटंकीबाज है। उस दिन मेरी और राहुल की लड़ाई भी उनकी ही वजह से हुई थी, भूल गई क्या आप? उन्होंने मेरी ऑफिस की फाइल कहीं दुका कर रख दी थी। जानती हैं, यदि वह फाइल मुझे मिल जाती तो मेरा प्रमोशन हो जाता अभी तक, लेकिन उनकी वजह से मेरा प्रमोशन रुक गया। वही तो जलती है मुझसे। और जब मैंने जेठानी जी से कहा कि आप मुझे बता दीजिए कि आपने मेरी फाइल कहाँ छुपाई है, तो भोरी भारी बनते हुए उन्होंने कहा, राहुल के सामने कहा कि पूजा मैं तुम्हारी फाइल क्यों छुपा कर रखूँगी? आखिर इससे मुझे क्या हासिल होगा? मैंने तुम्हारी फाइल कहीं नहीं छुपाई और उनकी वजह से मैं राहुल के सामने झूठी साबित हो गई। शायद तुम भी कहीं रखकर भूल गई होगी। मेरी जेठानी कह रही थी, याद करो कि फाइल कहाँ है। वही खुद गलती करती हैं और इल्ज़ाम मुझ पर डालती हैं। मैंने उन्हें अपने कमरे में देखा था, लेकिन उस वक्त मैंने कुछ पूछा नहीं था, या ये कहें कि पूछना ज़रूरी समझा नहीं था। लेकिन दूसरे दिन जब मेरी फाइल मुझे नहीं मिली तो मैं समझ गई थी कि यह सब कुछ जेठानी जी ने किया है। लेकिन राहुल को तो अपनी बड़ी भाभी पर पूरा विश्वास है। वही तो कोई गलती कर ही नहीं सकती। और जब मेरे बार बार कहने पर राहुल ने मुझ पर यकीन नहीं किया तो मैं क्या करती? मुझे वह घर छोड़कर आना पड़ा मजबूरन। और मैंने राहुल से कहा था, यदि मैं एक बार इस घर से चली गई तो वापस लौट कर नहीं आऊँगी। तो भी राहुल ने मुझे रोकने की कोई ज़रूरत नहीं समझी। और फिर भी आपको यही लगता है कि मैं गलत हूँ? आप तो मेरी अपनी माँ हैं। जब आप मुझे सही नहीं समझती तो मैं दूसरों से क्या आशा रखूं? मुझे तो लगता है कि सोनारी से जेठानी जी नाटक करा रही हैं। तो ठीक है, जाकर देख कर आ जा तू। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना, तुझे भी सच पता चल जाएगा। अब तू देवरानी है उसकी, उस घर की बहू है, तो कुछ तो फर्ज निभा। अपनी माँ के बार बार कहने पर पूजा अपने ससुराल जाने का फैसला करती। पूजा अपने ससुराल चली जाती और जब वह ससुराल जाती तो देखती उसकी जेठानी सच में बुखार से तप रही है। पूजा अपनी जेठानी को देखकर फिर से अपने मायके आना चाहती थी, लेकिन सोनारी का मासूम चेहरा देखकर वहीं पर रुकने का फैसला ले लेती और कहती, जब तक जेठानी जी ठीक नहीं हो जाती मेरा यहाँ पर ही रहना सही होगा। राहुल पूजा को देखकर कहता, चलो देर से ही सही तुम में अकड़ तो आई। कम से कम तुम्हें समझ में तो आया कि गलती तुम्हारी थी। तभी पूजा ने कहा, मैं यहाँ पर सिर्फ सोनारी के कहने पर आई हूँ। जब तक जेठानी जी ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं इसी घर में रुकूंगी। और गलती मेरी नहीं, गलती जेठानी जी की ही थी। कहते हुए पूजा घर के काम करने लगती है। उसने अपने ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली थी। इसी तरह दिन निकलते जा रहे थे और पूजा की जेठानी की हालत पहले से ठीक होती जा रही थी। एक दिन जब पूजा सोनारी को खाना खिला रही थी तो वह अपनी चाची से कहती, सॉरी चाची। तब पूजा कहती, आपने क्या किया? आप सॉरी क्यों कह रही हैं? तब सोनारी कहती, चाची वह फाइल ना मुझसे घिरी हो गई थी,
इसलिए मैंने उसे छुपा कर रख दी थी, मम्मी से नहीं खोई थी। लेकिन मुझे लगा कि आप मुझ पर गुस्सा होंगी, इसलिए मैंने आपको सच नहीं बताया था। यही सुन पूजा को बहुत बुरा लगता है और उसे खुद में ही शर्मिंदगी महसूस होती। मैंने जेठानी जी के ऊपर कितने झूठे आरोप लगाए, उसके बाद भी उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा और मैं ही क्रोधवश इस घर को छोड़कर चली गई। राहुल तो मुझे समझा रहा था कि भाभी ऐसा कभी नहीं कर सकती, फिर किस मुंह से अब मैं उनसे माफ़ी मांगूं। सोचते हुए पूजा अपनी जेठानी के कमरे में जाती और कहती, भाभी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे सोनारी ने बताया कि वह फाइल आपने नहीं, सोनारी ने छुपाई थी, लेकिन मैंने आप पर झूठे आरोप लगाए। आप सच कह रही थी, आप तो सिर्फ मेरे कमरे में सफाई करने के लिए आई थी। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया। ना जाने उस दिन मैं कैसे भूल गई कि जब मैं शादी कर कर इस घर में आई थी तो आपने मेरी कितनी मदद की। आपने मुझे ऑफिस जाने दिया और खुद ने घर को संभाला। शादी के बाद आपने मुझे कभी भी इस घर में एक बहू होने का एहसास नहीं दिलाया। आपने हमेशा मुझे अपनी छोटी बहन समझा। फिर भी मैं आपसे गलत बातें करती जा रही थी, करती मेरी ही थी। भाभी ये सब कुछ बाहर खड़ा हुआ राहुल भी सुनता और वही मन ही मन खुश होता है कि कम से कम पूजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। और वह अंदर आते हुए अपनी भाभी से कहता, भाभी मुझे ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना होगा। जब तक आप अपना और सोनारी का ध्यान रखना। वह पूजा से कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता। यह देखते हुए पूजा को बुरा लगता और वह मन में सोचती, आखिर गलती थी तो मेरी। राहुल ने मुझे बहुत समझाया था और इतने दिन हो गए मुझे यहाँ आए हुए और मैंने राहुल से बात तक नहीं की। राहुल तो मुझसे बात करने की कोशिश करता था, बस मैं ही उससे नहीं बोली। आज मुझे राहुल को रोक लेना चाहिए। पूजा सोच रही थी, लेकिन ना जाने क्यों वह हिम्मत नहीं कर पाई और राहुल वहाँ से चला जाता। 2 दिन बाद करवा चौथ का व्रत आता। पूजा की जेठानी अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती, लेकिन पूजा के जेठी पूजा की जेठानी को मना करती कि इस बार तुम करवा चौथ का व्रत नहीं रखोगी। अभी तो तुम बीमारी से उठी हो, यदि फिर से कमजोर हो गई तो। लेकिन फिर भी पूजा की जेठानी अपने पति को बताए बिना चुपचाप करवा चौथ का व्रत रख लेती और पूजा अपने कमरे में अपनी पैकिंग कर रही थी। तभी सोनारी पूजा से पूछती, चाची आप पैकिंग क्यों कर रही हैं? तभी पूजा ने कहा, बेटा आपकी मम्मी अब बिल्कुल ठीक है, हो गई है ना, तो अब मैं अपनी मम्मी के पास रहने के लिए जा रही हूँ। चाची फिर आप कभी नहीं आएंगी? सोनारी ने पूछा। पूजा के पास इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं था। शाम के वक्त पूजा की जेठानी चांद का इंतजार कर रही थी। पूजा भी छत पर थी और राहुल को बहुत याद कर रही थी। जैसे ही चांद निकलता तो पूजा की जेठानी चांद को देखती और फिर अपने पति को छन्नी से देखती और अपने पति के हाथ से पानी पीते हुए करवा चौथ का व्रत खोलती। तभी पूजा की जेठानी पूजा से कहती, चलो नीचे चलकर हम सब खाना खाते हैं। तभी पूजा कहती है, वही भाभी मैंने तो खाना खा लिया, मुझे भूख नहीं है, मैं यहाँ पर ही हूँ। कितना अच्छा लग रहा है ना खुला हुआ आसमान। तभी पूजा की जेठानी ने कहा, और कितना झूठ बोलोगी पूजा,
सुबह से मैंने तुम्हें पानी पीते हुए भी नहीं देखा और तुम कह रही हो कि तुमने खाना खा लिया। तुमने करवा चौथ का व्रत रखा है ना देवर जी के लिए, और तुम अभी भी देवर जी का इंतजार कर रही हो, यह जानते हुए कि वह तो इस शहर में भी नहीं है। तब पूजा ने कहा, हाँ भाभी, रखा है व्रत, लेकिन आपके देवर जी को तो चिंता भी नहीं नहीं सुबह से फ़ोन नहीं किया है और ना ही मुझसे पूछा है कि मैंने व्रत रखा है या नहीं। पूछा कि जेठानी ने कहा, इन लड़कों को याद भी हो तो आज करवा चौथ का व्रत है तो पूछे ना, तुम ही फ़ोन कर कर कह दो ना, जल्दी घर आ जाएं। तब पूछा कहती, अब कहने का क्या फ़ायदा भाभी, वह तो इतनी दूर हैं कि चाह कर भी घर पर नहीं आ पाएंगे। आज शादी के बाद मेरा पहरा करवा चौथ का व्रत है और वह भी मुझे अपने पति के बिना ही बनाना पड़ रहा है। और भाभी, आप कैसे कह सकती हैं कि मैंने फ़ोन नहीं किया? मैंने आज बहुत फ़ोन किए हैं, लेकिन उन्होंने मेरा कोई फ़ोन उठाया ही नहीं, और अभी फिर से लगाऊंगी तो वह नहीं उठाएंगे। आपके देवर जी भी कोई कम नहीं है, एक बार फ़ोन लगा कर देख लो, शायद इस बार फ़ोन उठा लूँ, राहुल ने आते हुए कहा। पूजा राहुल को देखकर खुश हो जाती है और कहती, आप तो कर आने वाले थे ना, फिर आज कैसे? तभी राहुल ने कहा, आने वाला तो कर ही था मैडम, लेकिन भाभी का मैसेज जब मैंने देखा तो भागा चला आया। मैसेज में लिखा था कि तुमने मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, तो चांद निकलते साथ मुझे भी आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई चांद मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अब बातें ही करते रहोगे या मेरा व्रत भी करवाओगे? सुबह से कुछ नहीं खाया है मैंने, पता है कितनी तेज भूख लग रही है, पूजा ने कहा। पूजा की बात सुनकर सब जोरों से हंसने लगते। राहुल पानी पिलाकर पूजा का व्रत करवाता। थोड़ी देर बाद सभी नीचे जाते हैं और एक साथ खाना खाते हैं। फिर सोनारी पूजा से पूछती, चाची, आप कर चली जाएंगी तो फिर कभी नहीं आएंगी? तब पूजा ने कहा, मैं अपना घर छोड़कर कहीं क्यों जाऊंगी, और अब मैं समझ चुकी हूँ छोटी मोटी गलतफहमी रिश्ते में आती रहती है, इन्हें हमें दरार बनाकर बड़ा नहीं करना चाहिए, वर की बात कर कर सुलझा लेना चाहिए। और पूजा का हाथ पकड़ते हुए राहुल कहता, मैंने इन दिनों तुम्हें बहुत मिस किया, बस मैं तुम्हें एहसास कराना चाहता था कि भैया भाभी कभी गलत हो ही नहीं सकते। हैप्पी करवा चौथ फ्रेंड्स। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हाँ, कमेंट में यह भी बताइएगा कि किस किस की पहली करवा चौथ है। कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।